स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम अपनी पहली पुस्तक का अध्याय 5 सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक असमानता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोई ऐसी चीज है जो सब में बराबर नहीं है, अलग है। तो सबसे पहले हम सामाजिक असमानता की परिभाषा पढ़ेंगे। सामाजिक असमानता का मतलब है जो संसाधन हैं उन तक हरेक आदमी की एक जैसी पहुंच नहीं है, यानी कि जो संसाधन है उनमें असमान पहुंच है। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो हमारे समाज में ऐसे असमानता है, जैसे ऊंच नीच के आधार पर असमानता है, अमीर गरीब के आधार पर असमानता है, लिंग के आधार पर असमानता है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर असमानता है, जाति के आधार पर है। पर मेन जो मुख्य तीन बातें जो हम असमानता की मानते हैं वो है संसाधन। जो तीन कौन से हैं? तो पहला जो संसाधन है वो है भौतिक संपदा और आय के रूप में आर्थिक पूंजी, यानी जिसके पास धन है, पैसा है, जिसको आप रुपया कह सकते हैं, वो जिसके पास है उसकी, आप जानते हैं समाज में जिसके पास जितनी ज्यादा आर्थिक पूंजी है उसको उतनी ज्यादा समाज में इज्जत मिलती है, उसका समाज में उतना ही ज्यादा ऊंचा स्थान है। जिसके पास आर्थिक पूंजी कम है उसका स्थान नीचा है। दूसरी है शैक्षिक योग्यता और परिस्थिति के रूप में सांस्कृतिक पूंजी। हम जानते हैं और हम मानते भी हैं कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, जिसके पास जितनी ज्यादा शिक्षा जिसने ग्रहण की है, जितनी एजुकेशन ज्यादा है, उसको हम समाज में हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसका समाज में उतना ही ज्यादा सम्मान होता है। जैसे आप देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, केवल एजुकेशन के आधार पर ही उनको इतना ज्यादा सम्मान मिला। हालांकि बाद में उन्होंने जो खोजें की उसके आधार पर एक अलग बात है, लेकिन जो पहला सम्मान है वो शैक्षिक योग्यता, यानी समाज में जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हम उसको समझदार मानते हैं, उसका समाज में ज्यादा सम्मान करते हैं। जो अनपढ़ आदमी होता है उसको हम मानते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, वो बहुत मूर्ख है, अनपढ़ है, निरक्षर है, तो उसकी समाज में उतनी ही कम इज्जत होती है। तीसरी जो है वो सामाजिक संबंधों के रूप में सामाजिक पूंजी, जिसके समाज में लोगों से जितने ज्यादा संबंध है, जितने ज्यादा लोगों को वो जानता है, जितने ज्यादा लोग उससे मिलते हैं उसकी उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। जैसे नेता लोगों को सबसे मिलते हैं तो वो ज्यादा लोगों को जानते हैं तो उसकी ज्यादा इज्जत है। या कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता जो ज्यादा लोगों को जानता है, ज्यादा लोग उसको जानते हैं तो लोग उससे ज्यादा बात करते हैं, उसकी ज्यादा बात करते हैं, उसकी ज्यादा बात मानते हैं। तो इस तरह से समाज में असमानता इन तीन आधार पर होती है। अब बात यह आती है कि हम क्या इस असमानता को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं कैसे? जिसके पास आर्थिक पूंजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, वो पैसे के बल पर शैक्षिक योग्यता ज्यादा अर्जित कर सकता है। क्योंकि देखो हमारे देश में कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां पर पैसे के आधार पर डोनेशन देने से दाखिले हो जाते हैं। वो दाखिला लेता है या बाहर विदेश में पैसे के दम पर वो विदेश में पढ़ के आ जाता है और वो शैक्षिक योग्यता ज्यादा अर्जित कर सकता है, या पैसे के दम पर वो ज्यादा संबंध स्थापित कर लेता है। जितने ज्यादा पैसा होता है समाज में, चूंकि उसकी इज्जत ज्यादा होती है तो लोग उससे ज्यादा बात करना चाहते हैं, उससे ज्यादा मिलना चाहते हैं। तो पैसे के आधार पर वो इन दोनों परिस्थितियों को भी सुधार सकता है और वो इस असमानता को खत्म कर सकता है। फिर रही बात जिसकी सामाजिक पूंजी ज्यादा है, यानी जो ज्यादा लोगों से मेल जोल रखता है, या प्रभावशाली लोगों से जिसके मेल जोल ज्यादा है, तो प्रभावशाली लोगों के दम पर वो कहीं ये योग्यता हासिल कर पाता है। उसको चूंकि प्रभावशाली लोग होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं। वो अच्छी सलाह के दम पर कई बार हमें पता नहीं होता। जैसे अभी आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया तो आपने क्यों लिया, आपको पता ही नहीं कि इस सब्जेक्ट में आगे क्या हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे अच्छे आदमी के संबंध में हैं तो वो आपको सलाह दे सकता है, आप ये कीजिए, आप इसके दम पर ज्यादा अर्जित कर पाएंगे कुछ। तो संबंधों के आधार पर भी वो शैक्षिक योग्यता ज्यादा ले सकता है, या रसूख के आधार पर वो नौकरी पा सकता है। किसी रसूखदार आदमी से अगर उसके संबंध है, मान लिया किसी के नेता से संबंध है, तो नेता उसको नौकरी दिलवाने में मदद कर सकता है। तो संबंध जो है वो यहाँ पे इसको सुधार सकते हैं। और जब उसकी शैक्षिक योग्यता ज्यादा हो जाएगी, वो अच्छी जॉब
पालेगा तो हो सकता है वो आर्थिक पूंजी भी ज्यादा जुटा ले, तो वो इन दोनों को भी बदल सकता है। तो इस तरह से हम सामाजिक असमानता को बदल सकते हैं। अगली बात आती है सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है, हम इसको सामाजिक कैसे कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है संबंध, जो सामाजिक संबंध है वो जो असमानता है वो एक आदमी से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे समुदाय से संबंधित है, इसलिए ये सामाजिक है। जब बात एक आदमी की आती है तो सामाजिकता की बात नहीं होती वहां पे, लेकिन जब पूरा समुदाय की बात आती है तो उसी को सामाजिक बात बोलते हैं। तो इसलिए इसका संबंध पूरे समाज से होने के कारण ये सामाजिक है। दूसरा है ये आर्थिक नहीं है, यानी ये सामाजिक है इसलिए क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। हालांकि आर्थिक संपन्नता और सामाजिकता का आपस में गहरा संबंध है। तीसरी बात कहता है ये एक व्यवस्थित संरचना है। अमीर गरीब समाज में एक स्त्रीकरण है, उसके आधार पर एक अलग संरचना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार सामाजिक है। अगली बात आती है कि जब समाज में, उसने कहा ना समाज में एक व्यवस्थित संरचना है, यानी कि समाज में ऊंच नीच छोटे बड़े आधार पर सतह हैं, स्तर हैं, जो जैसा है वो अमीर गरीब के आधार पर। हमारे देश में हालांकि जाति आधार पर भी स्त्रीकरण बहुत ज्यादा पाया जाता है, जबकि विदेशों में ये वर्ग आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता है। आपको पता है ना, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, 3 वर्ग बाहर के देशों में पाए जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में आप जाएंगे तो वहां नर जाति यानी कि प्रजाति के आधार पर जो है स्त्रीकरण है, गोरे और काले का भेद है वहां पर। तो स्त्रीकरण का मतलब होता है समाज में ऊंच नीच छोटे बड़े या अमीर गरीब के आधार पर एक स्तर होना, यह स्त्रीकरण कहलाता है। उसकी एक जगह होना, यह स्त्रीकरण कहलाता है। स्त्रीकरण की क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज है समाज की विशेषता। ये एक समाज में व्याप्त विशेषता है कि पूरा समाज जो है वो इन चीजों में बटा हुआ है। ये स्त्रीकरण एक आदमी का नहीं है, पूरे समाज का है। हर समाज, कोई ऊंचा है कोई नीचा। जैसे पहले वर्ण के आधार पर हमारे यहाँ बटा हुआ था कि ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान था और शूद्र को सबसे निम्न स्थान था। तो ये जो है समाज की विशेषता, समाज में ऐसे ऊंचे नीची चीजें पाई जाती हैं, कहीं जाति आधार पर, कहीं वर्ग आधार पर और कहीं पर नर जातीयता आधार पर। दूसरी बात कहता है सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है? मान लिया कोई एक बच्चा पैदा होता है अमीर के घर में, तो पैदाइशी अमीर ही हो गया वो, तो उसका स्तर समाज में अपने आप ही ऊंचा हो गया। मान लिया कोई गरीब घर में पैदा हो गया, मजदूर के घर पैदा हो गया, तो वो अगर उसको ज्यादा संसाधन ना मिले तो वो आगे कुछ नहीं बन पाता, तो वो मजदूरी ही करेगा, यानी उसका वही स्तर रह जाता है। हालांकि इस स्तर को सुधारा जा सकता है, कुछ बहुत थोड़े परसेंट, 8 से 10% लोग ही केवल अपनी मेहनत के दम पर या पढ़ लिख के कैसे ना कैसे अपने स्तर को थोड़ा बहुत सुधार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं कर पाते। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगले ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि स्त्रीकरण जो है वो परदत्त परिस्थिति है। परदत्त समझते हैं ना, जो जन्म से, जिसने जहां जन्म ले लिया, अपने माँ बाप की परिस्थिति उस बच्चे की परिस्थिति हो जाती है और अगली पीढ़ी में ऐसे वो चलती रहती है। तीसरी जो बात है विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन, यानी धार्मिक आधार पर भी इसको समर्थन मिला है। सामाजिक आधार पर स्त्रीकरण को समर्थन मिलता है। वो कहते हैं कि समाज जो है ऐसा ही रहना चाहता है। समाज में अगर ये स्त्रीकरण नहीं होगा तो समाज टूट जाएगा। समाज में अगर सभी लोग एक जैसा ही काम करें, एक स्तर के लोग होंगे, एक स्तर का काम करेंगे, तो छोटे काम करने वाला आदमी नहीं मिलेगा, निम्न काम करने वाला आदमी नहीं होगा, सभी उच्च काम करना चाहेंगे। तो स्त्रीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। इस विश्वास और विचारधारा के साथ लोगों ने स्त्रीकरण को बनाए रखा है। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो पिस्ता है, जो दलित है, वो चाहेगा कि मैं ऊपर उठूं, वो इस स्त्रीकरण को समर्थन नहीं देगा। लेकिन जो पहले ऊंची परिस्थिति पे बैठा वो चाहेगा कि मेरी परिस्थिति नीची ना हो,
प्रभाव समाज में कम ना हो। मैं ऊपर तभी रहूंगा जब मेरे नीचे लोग होंगे, तो इसलिए वो इसका हमेशा विरोध करेगा। वो चाहेगा कि स्तर बने रहने चाहिए। तो ये हमारा स्त्रीकरण की विशेषताएं थी। अगली बात आती है हमारे पास पूर्वाग्रह, पूर्व, पहले से कोई निर्णय। पूर्वाग्रह का मतलब है पहले से निर्णय, यानी पहले से ही किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों द्वारा या पहले ही किसी के बारे में कोई एक विचारधारा बना लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। सुनी सुनाई बात हो सकती है वो, या किसी एक आदमी पे आजमाई और हमने पूरे समाज के लिए उसको मान लिया कि ये तो ऐसे ही होता है। जैसे इसमें कहावत भी कही गई है ना कि कायस्थ का बच्चा कभी ना सच्चा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हर कास्ट, हर जाति में, हर नर जाति में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये जो है धारणाएं बना ली, पूर्व कपोल कल्पित, यानी कि अंदाजे से ऐसे ही हमने कह दिया। जैसे कह देते हम कि मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मारवाड़ी में भी सब तरह के लोग हैं। या एक आजकल नई चली है कि अध्यापक, बेचारा अध्यापक बड़े कंजूस होते हैं। ये एक नई बात चली है कि अध्यापक कंजूस होते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होता। सब तरह के लोग हैं, हर वर्ग में, हर जाति में सब तरह के लोग हैं। लेकिन पूर्वाग्रह की बात में एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बात बताई थी कि उनके गांव में एक आदमी को साइकिल की जरूरत पड़ गई। वो किसी दूसरे से पूछता, भाई यार मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगी? बोला भाई साइकिल तो है। बोला किसके पास? बोला धीर सिंह मास्टर के पास। पर बोला वो देगा नहीं। अब वो बोला यार चल कोशिश तो करता हूँ, जाता हूँ। तो वो चला, रास्ते में उसके दिमाग में यही बात विचार चलते रहे दिमाग में कि यार जब सारा गांव कह रहा वो नहीं देगा तो देगा ही नहीं। और ऐसे विचार 1.5 दिन में वो वहां पे उसके घर पहुंच गया और उसने उसके घर को खटखटाया दरवाजा। अब मास्टर जी बाहर निकले तो दिमाग में तो बात चल रही थी ना, वो एक पूर्वाग्रह था, उसके दिमाग में बात बनी हुई थी कि मास्टर जी तो साइकिल देंगे नहीं। तो जैसे ही मास्टर जी ने गेट खोला, सामने दिखाई दिए तो बुलाए मास्टर जी अपनी साइकिल को सर पे धर के नाच। मतलब एक विचारधारा बना ली कि मास्टर जी ऐसा है। तो ये पूर्वाग्रह कहलाता है कि जिसके बारे में हम ऐसे ही कोई बात बना लें, अपने दिमाग से ऐसे ही कुछ कर लें। अगली बात आती है रूढ़ धारणाएं। पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणा में बहुत थोड़ा फर्क है। रूढ़ धारणाएं पूरे एक समुदाय के प्रति होती हैं, पूर्वाग्रह एक इंडिविजुअल के प्रति भी हो सकता है और पूरे समूह के प्रति भी हो सकता है। रूढ़ धारणाएं क्या होती हैं? ये भी वही किसी के बारे में कोई ऐसी बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है कि बस वो तो ऐसे होते हैं। जैसे औपनिवेश काल में अंग्रेजों ने कह दिया कि क्षत्रिय बहुत वीर होते हैं। जरूरी तो नहीं हर क्षत्रिय वीर हो, कोई होगा कोई नहीं होगा। दूसरा, रूढ़ धारणाएं संवेगात्मक होती हैं कि ऐसे ही हमने विचार बना लिए किसी के प्रति या संवेग बना लिया, कपोल कल्पित है। ये भी जो है कि एक लोक विश्वास है या समूह स्वीकृत कोई अवधारणाएं हैं जो हमने बना ली हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूढ़ धारणाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा भेदभाव। समाज में एक किसी वर्ग को किसी सुविधा से वंचित कर देना, किसी वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं, किसी को कुछ नहीं मिले, ये भेदभाव है। ये अस्पृश्यता भी इसमें एक भेदभाव है, छुआछूत भी इसमें एक भेदभाव है कि किसी को हम अपने आप ही मान लेते हैं कि ये नीच जाति का है, और ये जातियां ऊंच नीच किसने बनाई किसी को नहीं पता, पर हम मान लेते हैं उस काम के आधार पर, और हम उसके साथ एक समान व्यवहार नहीं करते, उसके साथ कुछ उसको कुछ सुविधाओं से वंचित कर देता है समाज। इसको भेदभाव कहते हैं। और लास्ट जो हमारी आज की डेफिनेशन है वो सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। सामाजिक बहिष्कार यानी समाज से बहिष्कार कर देना, किसी को समाज की कुछ सुविधाओं से वंचित कर देना, उसे समाज से अलग थलग कर देना। देखिए कहीं पे भी कहीं सामाजिक बहिष्कार शब्द मिल सकता है, कहीं अपवर्जन। मैंने इसलिए अपवर्जन भी लिखा है कि ये शब्द हो सकता है कि अपवर्जन क्या होता है। तो समाज में किसी आदमी को किसी सुविधा से वंचित कर देना या उसे समाज से अलग थलग कर देना, यह सामाजिक बहिष्कार
कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो समाज ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये आपने सुना होगा, गांव में ऐसी ग्राम पंचायतों में ऐसी बातें होती थी कि वो हुक्का पानी बंद कर देते। इसको सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। इसको कुछ लोग जायज ठहराते हैं। क्यों ठहराते हैं? वो कहते हैं कि यार ये आदमी जो है ना समाज में मिलना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहता? बहिष्कार के कारण क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा पहले दलित लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ब्राह्मणों ने उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी, तो उन लोगों ने क्या किया, या तो धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ लोग बौद्ध बन गए, कुछ लोग मुस्लिम धर्म में चले गए, या कुछ ईसाई बन गए, और या फिर उन्होंने अपने मंदिर बना लिए। फिर कल उसके बाद जब ये बात हुई कि भाई सब बराबरी के, तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा ही नहीं दिखाई कि हमारे पास सब अपना है, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो लोग ठहराते हैं कई बार कि ये जो है ना आना ही नहीं चाहते मुख्य धारा में, ये हमारे साथ मिलना ही नहीं चाहते, ये खुद ही बहिष्कार में रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जब बार बार उनके साथ गलत व्यवहार हुए तो उन्होंने इस बहिष्कार को अपना लिया और उन्होंने अपनी अलग संस्कृति बना ली और उन लोगों से खुद ही अलग हो गए। तो ये थी हमारी आज की मुख्य बातें। बाकी अगले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।